नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। उपचुनाव की लड़ाई अब गरीब पर आ टिकी है। कांग्रेस नेता एक बयान को अब बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाती दिख रही है। सीएम शिवराज ने आज फिर कहा कि हम भूखे और गरीब हैं, लेकिन आप बड़े आदमी। निशाने पर रहे कमलनाथ। इसके बाद सोशल मीडिया पर मैं भी शिवराज अभियान शुरू कर दिया गया, मैं भी चौकीदार की तरह। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ट्वीट के जरिए कहा कि अगर गरीब परिवार से होना गुनाह है तो आज मैं कहता हूं मैं भी शिवराज, और अगले 24 घंटे के लिए अपने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर के साथ अपना नाम बदल रहा हूं। और मैं प्रदेश के हर कार्यकर्ता और जनता से निवेदन भी कर रहा हूं कि अपनी डीपी बदलें और एक सुर में कहें मैं भी शिवराज। विकास का काम करते हैं तो वो कहते हैं नारियल लेके चलते हैं। मैंने कहा नारियल लेके ना चलूं तो क्या लेके चलूं, नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है। हम उस राह पे चलने वाले लोग हैं। विनम्रता के साथ अपनी जनता का सम्मान। अब मैं वो करूं तो वो कहते हैं घुटने टेक दिए, लेट गए। हम तो कई बार घुटने टेक के जनता के सामने आए। तुम्हारे जैसे दम्भी अहंकारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जनता के सामने तो सदैव घुटना भी टेकेंगे और प्रणाम भी करेंगे। कल उन्हें एक नई उपमा दे दी, नंगे और भूखे हैं। ये नंगे और भूखे गरीबी का अपमान है, गरीबों का अपमान है। देखिए मेरा तो कोई मान अपमान नहीं है। हमें क्या, हम तो जनता के सेवक हैं और सेवक का कोई सम्मान, कोई मान, कोई अपमान नहीं होता। आज मुझे दर्द है इस बात के लिए कि गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, गरीबों के जीवन के कल्याण के लिए 24 घंटे लगा करके, उनके लिए जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है, तो आप कहते हैं वो भूखा और नंगा है। ये 7.5 करोड़ जनता का, गरीबों का और किसानों का अपमान है। इस अपमान का जवाब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में कहना चाहता हूं। यह सामान्य मुद्दा नहीं है। आपने गरीबों का अपमान किया है, आपने किसानों का अपमान किया है। अरे हम नंगे भूखे हैं और नंगा भूखा व्यक्ति भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनकर के जनता के गरीब कल्याण का काम करता है तो क्या वो अपराधी है? और बीजेपी ने जब मैं भी शिवराज अभियान शुरू किया तो इस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निशाना भी साधा। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। बड़े कलाकार हैं, राजनीति के मंजे पे खिलाड़ी हैं, पर फेल हो गए 2018 के चुनाव में। इन 28 चुनाव में फिर फेल होंगे। एक शब्द पकड़ लिया उन्होंने, गरीब, तो पूरे 28 विधानसभा में हाँ मैं गरीब हूँ अभियान चला रहे हैं। अरे भैया चलाना है तो पूरे प्रदेश में चलाना। शिवराज भैया तो 28 चुनाव की लालीपाप दिख रही है, 28 की 28 सीट हारोगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी दफ्तर से हाईटेक रथों को आज चुनावी रण के लिए रवाना कर दिया। इस मौके पर सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कन्या पूजन किया। 28 विधानसभा सीट के लिए विजय संकल्प के साथ यह हाईटेक रथ रवाना कर दिए गए। ये रथ उपचुनाव वाली प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर सरकार की उपलब्धियां और बीजेपी का प्रचार करते नजर आए। अध्यक्ष जी को, भूपेंद्र जी और उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। कोरोना काल में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपने वीडियो रथ माध्यम का उपयोग करना सुनिश्चित किया है। आपका ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संदेश को गांव-गांव लेके जाएगा और हमारी बात को जन सामान्य के दिल और दिमाग में उतारेगा। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम जनता के बीच में रखेंगे। प्रत्यक्ष रूप से कोरोना काल में उतनी सभाएं संभव नहीं है। इसे एक तरफ कोरोना के संकट से भी हम जनता को बचा पाएंगे और दूसरी तरफ अपनी बात भी प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा पाएंगे।
और चलिए हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, दो चीजें हमने दिखाई, दो खबरों को हमने दिखाया। एक तरफ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया गया, कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया, उसे हाथों हाथ लेकर उसका माइलेज लेने की कोशिश, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के साथ ही जमीन पर भी उतर गए, रथों को रवाना कर दिया बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में। जी बिल्कुल, बीजेपी हो या कांग्रेस, वो किसी भी मुद्दे को इस चुनाव में छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि ये चुनाव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि जब बीजेपी की तरफ से इस तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है, और ख़ास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान को लेके जो बयान दिया गया था, उस बयान को लेके अब गरीब से उसको जोड़ा गया, किसान से जोड़ा गया, और बीजेपी लगातार अब हमलावर है। और एक पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक कैंपेन अब बीजेपी की तरफ से चला दिया गया। और डीपी जो है सोशल मीडिया पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो बदलने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेता हैं वो भी अपनी डीपी को सोशल मीडिया पे बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस बयान के बाद हमलावर है, और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर हमले बोल रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी तरीके की बड़ी प्रक्रिया नहीं आई है सामने। हालांकि सज्जन सिंह का बयान भी सामने आया, इसके अलावा दूसरे नेताओं ने बयान जरूर दिया और कहा कि एक शब्द को पकड़कर बीजेपी बैठ गई। लेकिन बीजेपी पूरी रणनीति के साथ 28 विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रही है, और उसी की यही तैयारी है कि वो डिजिटल रथ उसने जो है 28 विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किए, और जो सरकार के जो काम है, जो बीजेपी के जो कामकाज है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम ये डिजिटल तौर पर, बिल्कुल डिजिटल तौर पर किया जाएगा। जमीन पर ये रथ रवाना कर दिए गए हैं और जमीन पर ये काम करते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर काम चल ही रहा है। शुक्रिया मनोज आपका। एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता देते हैं, लापरवाही पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चुनाव रैलियों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के मामले में सख्ती दिखाई है। कई बड़े नेताओं पर एफआईआर की जाए, इसके आदेश दिए गए। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का यह निर्देश है। कलेक्टर और एसपी को भी निर्देश दिए गए कि कार्रवाई की जाए, इसके निर्देश हैं। 7 जिलों के कलेक्टरों को यह निर्देश दिए गए। अब तक जो कार्रवाई की गई है, इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांग ली है, और 14 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट देनी होगी। कोरोना गाइडलाइन का जो उल्लंघन किया जा रहा है, यह इसका मामला है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद, हाईकोर्ट ने पहले भी कहा था कि आम व्यक्ति तक एफआईआर दर्ज करा सकता है। फोटो खींचे 100 से ज्यादा आदमी अगर सभा में है तो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और एक बार फिर से हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने निर्देश दिए, सख्ती दिखाई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगर कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा तो फिर कहीं न कहीं हाईकोर्ट की सख्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि कोई भी आम नागरिक इस तरीके से अगर वो देखता है तो फोटो खींचकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसी सिलसिले में ये एक आज हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया, जिसमें जो 7 जिलों के कलेक्टर हैं और एसपी हैं, उनसे कहा है कि 14 अक्टूबर तक उनके इलाके में जो राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं और उनमें जो शामिल नेता हुए, कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, उन सभी पर एफआईआर दर्ज की जाए, उन पर मामला दर्ज किया जाए, उनके ऊपर माफ कीजिए। और जिन नेताओं पर मामला दर्ज करने के लिए कहा गया, उनमें दिग्गज नेता शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन पर मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मध्य प्रदेश के फिलहाल ऊर्जा मंत्री भी हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल पर भी कहा। इसी तरीके से अगर कांग्रेस के नेताओं की अगर मैं बात करूं, कमलनाथ और भांडेर से जो प्रत्याशी हैं, फूल सिंह बरैया कांग्रेस के, वो और सतीश चक्रवार जो ग्वालियर से प्रत्याशी हैं, इसके साथ रावत जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश बिल्कुल दे दिए गए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ जो है उसने निर्देश दे दिए हैं। शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। और इसके पहले हम बात कर रहे थे हाईटेक रथों की, तो बीजेपी के 28 हाईटेक रथ तैयार कर लिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके इसलिए ये रथ बीजेपी ने तैयार कराए। लेकिन सवाल ये छोड़ गए कि रथ में महाराज कहां हैं, क्योंकि रथ में सीएम शिवराज की फोटो नजर आ रही है, वीडी शर्मा भी नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं।
लेकिन सिंधिया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो यह तक कह दिया कि सिंधिया को तो फिर से सोच लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि बीजेपी में वो हाशिए पर अब चले गए। जमीन के लालच में, हजारों एकड़ जमीन का लालच था आपको, संपत्ति का लालच था। कांग्रेस की बहुत अच्छी चलती हुई सरकार आपने गिराई। आज भाजपा ने आपको हाशिए पे खड़ा कर दिया। चुनावी रथ आज हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया बीजेपी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये वहां भी जाएगा ग्वालियर चंबल संभाग में, जहां आप कहते थे कि मेरे आभा मंडल से कांग्रेस की इतनी सीटें आई, लेकिन केपी यादव जैसे अन्य कार्यकर्ता ने आपको लोकसभा का चुनाव हरा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे को भी अब दूर कर देना चाहती है राजनीति से। ये समझना होगा आपको ज्योतिरादित्य जी। हम तो पहले ही सलाह देते थे कांग्रेस अपनी माँ है, पर आपने माँ बदल ली। उसके दुष्परिणाम 28 चुनाव में आपको ही भोगना पड़ेगा। बड़े ही आश्चर्य हुआ जब भाजपा का डिजिटल चुनावी रथ देखकर उस पे आज से ही सिंधिया जी गायब। वो सिंधिया जी जिन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी कर 25 लोगों को कांग्रेस में प्रवेश कराया, जो बड़े मान सम्मान और उसूलों की बात करते थे, जो कहते थे कि मान सम्मान पर आज आए तो टकराना जरूरी है, और मान सम्मान की खातिर मैंने कांग्रेस को छोड़ा। आज ही उनका मान सम्मान गायब। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता कि यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, लेकिन इतनी जल्दी? हमें तो उम्मीद थी कि चुनाव प्रचार तक तो कम से कम सिंधिया जी को लेके चलेंगे। हाँ, परिणाम के बाद तो तय था कि सिंधिया जी को गायब कर देगी भाजपा, तय था, लेकिन परिणाम के पहले ही गायब कर दिया, इतनी जल्दी? तो कांग्रेस ने निशाना साधा, लेकिन बीजेपी के रथ में सिंधिया दिखाई नहीं दिए। तो इधर कांग्रेस के मिनी वचन पत्र में भी राहुल गांधी नजर नहीं आए। मिनी वचन पत्र पर सोनिया गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ की तस्वीर तो नजर आई। वैसे आपको बताएं कि 2018 के वचन पत्र में राहुल गांधी की तस्वीर फ्रंट पर थी। कांग्रेस के इस मिनी वचन पत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने तंज कस दिया और कहा कि उपचुनाव में हार के डर से राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को वचन पत्र से बाहर रख दिया गया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं और इसीलिए कमलनाथ ने मिनी वचन पत्र से दोनों नेताओं को बाहर कर दिया। कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से बात को जानती है कि ना उसके लिए राहुल गांधी की फोटो से वोट मिल सकते हैं और ना दिग्विजय सिंह जी की। इस समय राज्य में दिग्विजय सिंह परिदृश्य से गायब हैं। क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं। इसी तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य राहुल गांधी, तो फोटो नहीं लगाना है। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने स्वयं मान लिया है कि इन दो लोगों की फोटो लगने से उनके वोट कम होंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकल है, मतलब एक रणनीतिक कह सकता हूँ कि लोगों को भ्रम में रखने के लिए, और जैसे ही चुनाव होगा लोग सामने आ जाएंगे। राहुल गांधी का फोटो कहाँ तक झूठ बुलवाएंगे उस बेचारे से? 10 दिन बुलवा दिया, यहाँ पे 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। आलू इधर से डालेंगे तो सोना उधर से निकलेगा। अब तो खेतों में टाइल्स और बची है। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुना के बमौरी में सभा की और संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों पर जमकर हमला बोला। मंच पर जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि बमौरी विधानसभा में आज तक एक भी कॉलेज या रोजगार नहीं आ पाया, जबकि खुद सिंधिया कॉलेज चलाते हैं। इसके बावजूद सिंधिया के इलाके में आज तक एक भी कॉलेज नहीं, बेहद शर्म की बात है। साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि सिंधिया और शिवराज ने मिलकर धोखे से हमारी सरकार को गिरा। आप फैसला कमलनाथ का नहीं करेंगे, आप फैसला केवल अग्रवाल जी का नहीं करेंगे, आप फैसला करेंगे इन नौजवानों के भविष्य का, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे किसान का, हमारे माता और बहनों का भविष्य का आप फैसला करेंगे। ऐसे फैसला मत करिएगा, ऐसा फैसला आप करिएगा जिससे ये सुरक्षित रहे और हम बमौरी का मिलकर एक नया इतिहास बनाएं। और चलिए अब आपको उपचुनाव के लिए नामांकन की तस्वीरों को दिखाते हैं। तस्वीरें हैं अलग अलग जिलों की, अलग अलग जगहों की, अलग अलग सीटों की। पहली तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सुर्खी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने राहतगढ़ में अपना पर्चा दाखिल किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नामांकन में
3 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। इसी के चलते उपचुनाव के लिए सुर्खी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत पत्नी के साथ रातगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचे, नामांकन दाखिल किया। सुवासिरा से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह ने भी आज रिटर्निंग ऑफिसर बिहारी सिंह के सामने नामांकन भरा। सुमित्रा देवी ने नेपानगर से बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने भी नेपानगर से नामांकन दाखिल किया। बड़ा मलेरा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मंदसौर की सुवासिरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने भी नामांकन भरा और पर्चा भरते हुए ये सभी प्रत्याशी नजर आए। प्रदेश में अब जगह जगह स्कूल खुलेंगे और दीपावली के बाद बच्चे नए स्कूल भवनों में पढ़ाई करते नजर आएंगे। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित 145 सरकारी स्कूलों के भवनों के वर्चुअल लोकार्पण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों में बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी, बेहतर माहौल नहीं था। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की बेटियां गांव से बाहर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रदेश में पढ़ाई का एक बेहतर माहौल बनेगा, जहां सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। पैसों के अभाव में भी अब किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी समेत अन्य अधिकारी थे। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 129 और आदिम जाति कल्याण विभाग के 13 कन्या शिक्षा परिसर और 3 छात्रावास भवनों का लोकार्पण किया गया। इन शैक्षिक भवनों के निर्माण में 497 करोड़ की राशि खर्च हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में मिशन 10,000 के तहत ऐसे स्कूल बनवाए जाएंगे जिसमें खेल का मैदान, भवन, आधुनिक लैब और बस की सुविधा भी उपलब्ध हो सके। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद गिरफ्त में जबलपुर के हैवान और आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाएंगे आपको, बने रहिए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की। हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लस। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार,
टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटो चालक से अवानियत करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। अक्षय शिवहरे और मनोज दुबे इन दोनों के नाम है, गिरफ्तार किया। मारपीट का मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इस बीच पुलिस ने अक्षय और अन्य शख्स को पकड़कर शहर में जुलूस निकाला और इनमें आरोपी अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है कहते हुए दिखाई पड़े। मुख्य आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। आरोपी का फोटो कांग्रेस के पोस्टर पर दिखाई दिया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में तालिबानी संस्कृति नहीं चलने वाली, यहां पर कानून का राज है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा था और उसके बाद उनका जुलूस निकाला था। दिखाई हमने आपको तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करेंगे, लेकिन पहले ये 2 तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से एक तरफ अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, और दूसरी तरफ ये पीटते हुए उस ऑटो चालक को नजर आ रहे हैं जिसके साथ बेरहमी से बेदम उसके होने तक पिटाई की गई। और इधर सागर के गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में कर्जे से परेशान एक किसान ने पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान के दोनों बेटियों ने बताया कि पिता ने कुछ वक्त पहले छोटे बेटे प्रेम सिंह की शादी के लिए 2 एकड़ जमीन को गिरवी रखा और 2 लाख रुपए का कर्ज लिया। उन्होंने सोचा कि फसल से फायदा होगा, रकम जमा कर ली जाएगी, जमीन छुड़ा लेंगे, लेकिन इस बार फसल पर मौसम की मार ऐसी पड़ी कि इसी मार में किसान के कर्ज चूकने की उम्मीद टूट गई और उम्मीद टूटने के साथ ही उसने अपनी जिंदगी की सांसें भी तोड़ ली। और दमोह में एक महिला की बच्चे को जन्म देने के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत सामान्य अगर होती तो ये नहीं पता चलता कि यह बच्चा उस महिला की 16वीं संतान थी। जिले के बटियागढ़ जनपद की पांडाझीर गांव की महिला सुखरानी 45 साल की उम्र में 16वीं बार गर्भवती थी, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद उसे हटा सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन 8 महीने के बच्चे की डिलीवरी के तुरंत बाद उसने दम तोड़ दिया। इस जमाने में 16वीं संतान के बारे में सोचना अपने आप में गुनाह से कहें तो कम है। बहरहाल इससे पहले की 15 संतानों से 7 की भी मौत हो चुकी है। 4 लड़के 4 लड़कियों के मौजूद रहते पति पत्नी ने एक और संतान के जन्म के बारे में सोचा और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। बार जो अपने BHSND लगते हैं वहाँ पे जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराया था। वो मजदूरी का काम करते हैं, वो लोग बाहर जाते रहते हैं दमोह के। पर पहली बार जो वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आए थे वो जुलाई में आए थे, लेकिन उसके बाद से उनने फिर कभी चेकअप नहीं कराया। लेकिन चूंकि एक बार वो रजिस्ट्रेशन उसका हो गया था तो ये हमारी आशा ANM का काम था कि उसको फॉलोअप करे और उसका प्रॉपर हर महीने का चेकअप हो। इसलिए मैंने कार्रवाई करते हुए पाणाझीर की ANM को और वहाँ के सेक्टर सुपरवाइज़र को अभी निलंबित कर दिया है। परिवार नियोजन का किस तरीके से विभाग अपनी जो योजना है उसको नहीं पहुँचा पाया और इसके साथ ही कैसे ANC का पूरा ध्यान नहीं रख पाया विभाग, तो निश्चित रूप से इन्हीं 2 बिंदुओं पर हमने जांच के लिए निर्देशित किया हुआ है। जांच रिपोर्ट आने के बाद हम आगे ही कार्रवाई करेंगे। फिलहाल 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। फिलहाल 2 लोगों को सस्पेंड किया हुआ है और एक आशा को चूंकि सस्पेंड नहीं कर सकती तो उसको नोटिस जारी किया हुआ है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कोरोना के इलाज में। हाईकोर्ट का आदेश है राज्य सरकार को कि मनमानी करने वाले अस्पतालों पर सख्ती दिखाई जाए। अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, रिसेप्शन पर रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए और मरीजों की सुनवाई के लिए शिकायत सेल भी बनना चाहिए और 15 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट इसकी पेश करने के लिए भी कह दिया है। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। 5 नवंबर को अगली सुनवाई तय कर दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।